इस समय देश में जनगणना चल रही है। जनगणना मतलब घर घर जाकर ये पता लगाना कि कितने लोग इस देश में हैं जो जीवित हैं, हयात हैं। अब इनकी संख्या का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके हिसाब से जो योजनाएं हैं वो बनाई जा सकें। इसलिए जनगणना जीवित लोगों की होती है, मरे हुए लोगों की, उनकी जो इस दुनिया से चले गए हैं, जनगणना नहीं होती। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ आता है मर्दमशुमारी। कोई मर्दमशुमारी मरे हुए लोगों की गिनती नहीं करती। हम इसी हवाले से कि अगर मर्दमशुमारी नहीं होती मरे हुए लोगों की, तो जनाज़ों की मर्दमशुमारी, जनाज़ों की जनगणना क्यों हो। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। बात हम कर रहे हैं बशीर बद्र की, जिनका अभी इंतकाल हुआ और उनके जनाजे को लेकर आभासी दुनिया में तरह तरह की खबरें चल रही। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जितनी उनकी शोहरत थी, जिस ऊंचाई पर वो थे, उस हिसाब से जनाजे में लोग नहीं आए। उनके घर से जब मैयत उठी तो उस वक्त 20-25 लोग थे, और जो नमाज़ पढ़ी गई जनाजे के बाद वो उस समय भी 200 लोग करीब वहाँ पहुँचे थे। ये बशीर बद्र की जो शोहरत थी उसके हिसाब से बहुत कम है। लेकिन ये दिक्कत उस आदमी की नहीं है जो चला गया दुनिया से, उनकी है जो यहाँ रह गए हैं और इस पर सियासत करते हैं। इसका मलाल उन्हें है जिनको लगता है कि जितनी शोहरत बशीर बद्र की थी उतने लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए था, यानी लाखों की संख्या में, जो नहीं हुआ। ये बात इसलिए भी थोड़ी ख़राब लगती है कि, और अफसोसनाक है, इसलिए कि उनको पद्मश्री से सरकार ने नवाजा था। भोपाल शहर इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अपने अदीबों की, अपने लेखकों की, कलाकारों की कदर करता है। उस शहर में इतने कम लोगों का जनाजे में और नमाज में पहुंचना एक सवाल तो पैदा करता है मन में, लेकिन इस पर मलाल हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी मिसालें बहुत हैं, बेतरह हैं, भरी हुई हैं। पहला किस्सा तो 1936 का ले लीजिए। 1936 में प्रेमचंद का निधन हुआ, जो सबसे बड़े हिंदी के अफसाना निगार हैं, कहानीकार हैं, कथा सम्राट कहे जाते हैं। 1936 में बशीर बद्र की उम्र मुश्किल से 1 साल रही होगी, 35 की उनकी पैदाइश। बशीर बद्र जब 1 साल के रहे होंगे, प्रेमचंद का निधन हुआ, और जब उनकी अर्थी निकली तो मणिकर्णिका घाट जाते हुए उनके साथ, अर्थी के साथ कुल जमा 20-25 लोग थे बस। और ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि उनके बेटे अमृत राय ने जो उनकी जीवनी लिखी प्रेमचंद की, कलम का सिपाही, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। नंदुलारे वाजपेयी ने इस पर एक टिप्पणी की थी कि इतनी कम संख्या में काशी जैसे नगर में लोग पहुँचे प्रेमचंद की अंत्येष्टि में, ये बहुत दुखद है, त्रासद है। उन्होंने त्रासद शब्द का इस्तेमाल किया। ये बात और ज़्यादा समझ में आती है, और इस तरह अगर देखें कि काशी का जो मिजाज है वो ये कहता है, एक दो लोग उस जब शव यात्रा निकल रही थी तो वहाँ खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे, और ठेठ बनारसी अंदाज में एक ने दूसरे से पूछा कि कौन था, तो दूसरे का जवाब आया, सुना है कोई मास्टर था, मर गया। अगर यही पैमाना होगा कि आप तय करेंगे कि प्रेमचंद बड़े लेखक थे कि नहीं, तो ये बहुत ही दुखद है। ये उनके लिए नहीं, आपके लिए दुख से भरी हुई बात होगी कि आप प्रेमचंद को उनकी अर्थी के साथ या उनकी शव यात्रा में या मणिकर्णिका पर पहुंचने की वाले लोगों की संख्या के आधार पर तय करेंगे कि प्रेमचंद बड़े लेखक थे कि नहीं थे। ये उससे कतई तय नहीं होता। चार्ल्स डार्विन, बल्कि ये भी समझ लीजिए कि जब आप नहीं रहते दुनिया में तो उस वक्त आपकी बात का कोई वजूद नहीं रह जाता। आप उसको मानने वाले लोग, उनकी तादाद अचानक एकदम से नीचे आ जाती है,
क्योंकि आप उससे आगे का आदेश देने की स्थिति में नहीं होते। जब डार्विन ने ये बात लिखी और कही, बार बार परिवार से कही कि मैं नहीं चाहता कि जब मेरी डेथ हो, मैं मरूं, तो मुझे भीड़ भड़क्का वहाँ लोग आएँ, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे मेरे गांव केंट में ले जाकर दफना दिया जाना चाहिए, जहाँ घर के कुछ लोगों के अलावा और कोई न हो। लेकिन सरकार के मन में कुछ और था, उसने कोई और फैसला किया और इसको एक सरकारी जलसा जैसा बना दिया, जिसमें कई हज़ार लोग पहुँचे और उनको केंट ले जाने की बॉडी को अनुमति नहीं दी गई। उन्हें लंदन में ही वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, यानी उनकी बात ही नहीं सुनी गई। कार्ल मार्क्स की जब डेथ हुई तो उस समय ये बात थी कि कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा दुनिया भर में चर्चित एक नाम था और ऐसा माना जाता था कि दुनिया पर अगर दो लोगों का बहुत अधिक असर रह जाएगा तो वो चार्ल्स डार्विन होंगे और कार्ल मार्क्स होंगे। उस कार्ल मार्क्स के जनाजे में उनको हाईगेट सिमेट्री में दफनाया गया और उस वक्त वहाँ कुल जमा 11 लोग मौजूद थे, 10 और 1। लेकिन ये संख्या, इससे आप इसके आधार पर ये तय करें कि कार्ल मार्क्स का योगदान क्या है, तो ये हास्यास्पद होगा और ये तरस खाने जैसी बात होगी उन पर जो ऐसी सोच रखते हैं या इसका मलाल करते हैं। जो स्टीफन गोल्ड एक बड़े वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक किताब लिखी, आई हैव लैंडेड, और उस किताब में उन्होंने लिखा कि चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स के जो जनाजा था उसमें एक आदमी साझा था, दोनों में था, और उसका नाम था रे लैंकास्टर। रे लैंकास्टर बुढ़ापे के समय चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स, चूँकि ये लंदन में एक ही इलाके में रहते थे, एक ही सड़क पर रहते थे, इसलिए इन दोनों के घर उनका आना जाना था। और लैंकास्टर ने ये बात बाद में अपनी किताब में लिखी और उसका हवाला कई जगह दिया। लैंकास्टर की किताब के अलावा और भी घटनाएं हैं, जैसे बहुत बड़े कहानीकार एंटन चेखव की मृत्यु हुई तो उस वक्त 80 से 90 लोग कुल उनके जनाजे में शामिल हुए। वो सिमेट्री तक गए, कब्रिस्तान तक गए, बस इतनी सी संख्या। इससे चेखव का मान कम नहीं होता। संख्या से प्रेमचंद का जो कद है वो नीचे नहीं आता। कार्ल मार्क्स और डार्विन ऊंचे या छोटे नहीं साबित हो जाते इसलिए कि उनके जनाजे में इतने ज़्यादा लोग आए या इतने कम लोग आए। इस बात का अंदाज़ा बशीर बद्र को भी था। उन्होंने बार बार कहा, कई मुशायरों में उन्होंने मंच से ये बात, एक शेर पढ़ा और कहा कि ये मैंने अपने लिए कहा है, क्योंकि शोहरत और ज़िंदगी दोनों फ़ानी हैं, दोनों का दरअसल एक दिन रुखसत हो जाना तय है। उस पर बहुत ज़्यादा सोचना विचारना कोई किसी नतीजे तक आपको नहीं पहुंचाता। उनका शेर था कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। और ये बात, ये शेर एक जलसे में जहां अमिताभ बच्चन मौजूद थे, वहां बशीर बद्र ने जिक्र करते हुए कि ये मैंने अपने लिए कहा है लेकिन मैं आपकी नज़र करता हूं, और ये शेर दोबारा पढ़ा, वहां पढ़ा। ये एक तरह का इशारा भी था अमिताभ बच्चन के लिए, जो खुद शोहरत की बुलंदी पर बैठे हैं। तो इसलिए जनाजे की जनगणना मत करिए, इसका हिसाब मत लगाइए कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, क्योंकि जो काम है आपका और जो आदमी रुखसत हो गया है उसकी इज्जत आपके सोचने से न घटती है न बढ़ती है।